हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकी पाठशाला। ये जो है हमारा एसएससी सीजीएल 2020 का प्रीलिम्स का शिफ्ट वाइज हम यहाँ पे मैथ्स कर रहे थे, जिसमें कि आज जो हम करने वाले 25 क्वेश्चन मैथ्स का 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, और इसके सारे वीडियो जितने मैंने अभी तक पढ़ा रखा, क्योंकि ये लास्ट डे का हम शिफ्ट पे आ गए हैं। अब सिर्फ 3 वीडियो बाकी है, 3 क्लास बाकी है, जिसके बाद ये सारा शिफ्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इन सारे वीडियोस का लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 100 मैथमेटिक्स कंसेप्ट जिस पे एसएससी लगातार क्वेश्चन कर रही है, उसका भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ओके, अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक मिनट, हाँ देखिए क्या दिया गया है। 2014 से 18 तक 5 वर्षों में 4 विद्यालय वार्षिक परीक्षा उपस्थित कितने छात्र हैं और उसमें से कितने उत्तीर्ण हुए, इसके बारे में दिया गया है। क्लियर? अब देखिए पूछा क्या क्या चीजें, वो देखिए कह रहा है 2014 और 17 में विद्यालय एस, मतलब इससे उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो बताओ 14 और 17 में एस से कौन कौन लोग उत्तीर्ण हुए। तो पास ये वाला है, तो 14 में 273 और 17 में 247। समझ गए? ठीक है, फिर बोला कि 2015, 16, 17 में विद्यालय टी से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या के 90% का कितना परसेंट है। तो बताइए आप 2015, 16, 17 जो टी में बोल रहा है, जो एपियर हुए हैं, तो टी में 15 ये हो गया, 16 ये हो गया और 17, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको बोल रहा है कि कुल संख्या के 90% का कितना परसेंट है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टी में जितने छात्र उपस्थित हुए थे उसका 90% का ये दोनों का सम कितना परसेंट है। तो पहले ये बताइए कि एस में पास वाले कितने हैं। तो आप बोलोगे सर दोनों जोड़ देते हैं, 7 3 0 बाकी 1, 7 1 8 4 12 के 2 बाकी 1, 2 1 3 2 5। ठीक है, आप बताइए टी में कितने थे। टी वाले में एपियर कितने हुए थे, जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो देखो जोड़ो, तो 0 5 2 7 और 3 3 6 3 9 ये हो गया। लेकिन आपको परसेंटेज जो बोला है, परसेंटेज कैसे निकालोगे आप। परसेंटेज बोला है जो इससे उत्तीर्ण हुए हैं, तो मतलब 520 बाई 970 का 90% बोला है, इतना इंटू 100। समझ गए? तो आपको जो इसका 90% का ये जो है ऊपर वाला कितना परसेंट है वो निकालना है। तो आप जान रहे हो, इसको काट सकते हो। ठीक है, देखो 0 से ये दोनों गया और कहीं कटेगा 52, 13 से तो कहीं नहीं कट रहा है, 5 2 7 13 चौक 52 होता है, तो ये किसी से नहीं कट रहा है। तो आप इसको लगभग में दशमलव के एक स्थान तक बोला है निकालने। तो आप जान रहे हो 52 1 2 3 52,000 में डिवाइड करना है 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 9 में 81, 6 87, इससे डिवाइड करना है। तो आप जान रहे हो कितनी बार में लगेगा, तो 5 बार में। तो 5 या 15 के 5 बाकी 1, 7 35 1 36 के 6 बाकी 3, 8 40 3 43। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 11 में से 3 गया 8। 0 करोगे तो आप समझ रहे हो इसमें कितने बार में लगाना पड़ेगा। तो 873 ये खुद है, तो 9 बार में ही लगेगा, तो आपका 59.6 ही हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो एक बार करके दिखा। 9 तिया 27 7 बाकी 2, 9 से 63 2 65 5 बाकी 6, 9 8 72 6 78, यही आया। ठीक है, तो ये आ गया, तो आपका ये वाला ही आंसर होगा 59.6, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उसके आसपास वही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा। आपको बोला है कि इसमें सबका दिया गया है। आप देखिए क्या बोल रहा है कि वरुण के वेतन का, वरुण का वेतन कौन सा है, ये बोला कि वेतन के अलावा उसकी आय का अनुपात, तो इन सब को जोड़ना है और इतना बटे इतना करना है। तो ये तो आप भी कर सकते हो, 42,000 बटे इन सबको जोड़ दो, 0 4 5 2 7 5 12 2 बाकी 1 7 1 8 2 10, और इसको आप डिवाइड 0 से 0 गया 8 से कर दो, 8 5 40, 8 5 40, 8 2 16, 8 5 40, इसको करो 8 का 8 8 2 16 88 64, तो 525 बटे 128। ये तो सिंपल था। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी जोड़ घटा में उसमें ज्यादा हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको देखिए क्या बोला है, 3 9
का तृतीय अनुपात p है, ठीक है। तो तृतीय निकालते कैसे हैं, तो 3/9 बराबर 9/p ऐसे निकालते। तो यहाँ से p बताइए कितना होगा, 3 तिया 9, तो p बराबर आ गया आपका 27। समझ गए। आप देखिए क्या बोला, इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। इसका चतुर्थ अनुपात मान लेते हैं x है, समझ गए। तो 6/p बराबर 4/x, यही ना होता है। तो 6/27 बराबर 4/x, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 नमा 27। तो x बराबर कितना आ गया, 9 दूनी 18। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। समझ गए ना। तो ये तृतीय अनुपात चतुर्थानुपात मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, समझ गए। तो इसी तरह से लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा होता है। इसमें 1 2 3, तो दो जो 2 पे होता है सेकंड स्थान पर उसका 2 बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आपने देख लिया निकालते वक्त। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोलता है, कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 दी गई है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण वाले छात्रों का प्रतिशत बोला है। तो आपको मैंने कई बार बोला है, कई दफा बोला है, जब भी प्रतिशत की बात करें तो कितना था उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम सीधा क्या लेके चलेंगे 100, ठीक है, क्योंकि 100 में प्रतिशत निकालना आसान होता है। तो 100 में से बताइए कितने परसेंट लड़कियां हैं, तो लड़कियां लिखा हुआ है गर्ल्स हैं 35%, तो 100 में से 35 गर्ल्स हो गए। तो बॉयज बताइए कितना हो गया, तो बॉयज आप बोलोगे सर 35 ये हो गया तो 65 ये हो जाएगा, सही है ना। 35 65 100 हो जाएगा। तो बॉयज और गर्ल्स निकल गया 100 में से, यदि हम 100 मानते हैं टोटल संख्या। तो अब बोल रहा है कि आपको अनुत्तीर्ण वाले निकालने हैं, जो फेल हो गया है उसके बारे में। तो बोल रहा है 80% लड़का पास हो गया। तो अब बताओ टोटल बच्चों में से 100% बच्चे होते हैं, लड़के 100% मान ले, तो 80% अगर लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए 20%, ठीक है। कितना फेल हुए हैं तो 20%। आप बताओ इसका 20% कितना, लड़के हैं ही कितना 65, तो फेल कितने हो जाएंगे 20% के बराबर। तो 65 का 20% कितना हो जाएगा 13। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब अच्छे से फिर से ध्यान देना, बोला 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है मतलब पास हुई है, तो फेल कितना हुए होंगे 10%। तो 35 का 10% क्या हुआ होगा फेल, गर्ल्स में से इतना फेल हुए, तो फेल कितने हो गए 3.5। 35 कितना होता है 10%, 3.5। आप बताओ टोटल कितना फेल हुआ है, तो आप बोलोगे सर 13 3 16.5, कितना में 100 में, ठीक है। तो 100 इसलिए रखे हैं ताकि डायरेक्ट आपको परसेंटेज आ जाए, क्योंकि निकालोगे भी तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 16.5% इसके क्या हो गए फेल हो गए। समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, ध्यान से। हाँ, तो एक चीज और ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उसके बाद इसका वैल्यू पूछा है। आप बताओ एक इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल कितने हैं एक्स और वाई, तो 2 वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आपको मैंने पहले बोला था दोनों में से घटा दो, 2 में से एक गया 1, तो किसी एक वेरिएबल को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं तो बढ़िया होगा ना कि 0 पुट कर दे, समझ रहे हो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें x को 0 पुट कर देते हैं, पुट करो x को 0, तो क्या बच जाएगा 3y + 1 बराबर 0, यही बच गया कि x ही 0 हो गया। तब x 0 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/3, मतलब x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा -1/3। अब इसको इसमें आके पुट कर दो। ये मैंने कब बोला, जब एक इक्वेशन, मान लो कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होता तो आप एक को भी पुट नहीं कर सकते, फिर आपको x y निकालना पड़ता, समझ रहे हो, ठीक है। अब तो x तो 0 ही हो गया, x 0 है तो इसमें x है तो ये भी 0, यहाँ भी x है तो ये भी 0। आपको कुल मिला के 28 + 27 इंटू y का क्यूब चाहिए, तो -1/3 का क्यूब। तो 8 + 27 इंटू -1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा -1/27, तो 27 27 कट गया, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। आंसर यही हो गया, ये तो हो गया डायरेक्ट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर मान लो इसको a मानते, इसको b मानते, इसको c मानते, तो एक तरह से अगर अलजेब्रा में देखोगे तो a + b + c बराबर 0 होता है, तो a³ + b³ + c³ -3abc बराबर भी 0 होता है। ये आप पढ़े होगे अलजेब्रा में, अगर a + b + c, क्योंकि इसके फॉर्मूला में a + b + c आता है, उससे मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, इसलिए इसका 0 हो जाता है। तो आपको अब मन कर रहा होगा सर 2x का, 1 मिनट बता देता हूँ, 2x का सर क्यूब तो 8x³ होता है, हाँ बहुत अच्छा। 3y का क्यूब तो 27y³ होता है, बहुत बढ़िया। क्या 1 का क्यूब यहाँ है 1 नहीं ना, 8 है, तो ये वाला तो उस फॉर्मूला पे बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस तरह से बनाया है वैल्यू पुटिंग से।
अब वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं आपको मैंने अच्छे से बता दिया। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आया था, याद है ना? तो मैंने आपको कह रखा है कि इतना बराबर, ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है ना? तो अब बताइए, आपके पास ये बता दिया गया है 21 है, तो माइनस वाला 21 है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? 21 से भाग दे देंगे इसमें। तो आप बताओ, यहीं पे कर लेते, सॉरी यहाँ हटाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 21 से भाग दो 273 में, तो 21 से कहा 21, 21 तिया 63, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो? यहाँ से निकल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या करते हो? जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 2 के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों जोड़ोगे तो 34, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 17। आप दोनों को घटा दो, जैसे या ऊपर से नीचे घटाओ या नीचे से ऊपर घटाओ, नीचे से ऊपर घटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2ab बराबर -8, तो ab बराबर क्या हो जाएगा? -4। बस इस दोनों को यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। आपको निकालना क्या था? 1/a प्लस 1/b, आप एलसीएम ले लो, ab हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। आपको ab तो पता है, a प्लस बी नहीं पता है, लेकिन आपको ये सारा कुछ पता है, तो कैसे निकालेंगे? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है 17, और प्लस 2 के अंदर क्या हो जाएगा? ए बी, तो 4, लेकिन -4, तो माइनस में तो 17 माइनस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा आप बताओ? a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका 3, तो a प्लस बी 3 हो गया और ए बी -4, तो आंसर क्या हो जाएगा? -3/4। माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे, बात बराबर है। तो होप आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये देखो, अब देखो वैल्यू पुटिंग का हम बोल रहे थे। देखिए यहाँ इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल सिर्फ थीटा है, तो यहाँ तो आप वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे? अब ये सोचो, अच्छे से समझो मेरी बात को। tan थीटा प्लस 3 cot थीटा माइनस 2 रूट 3 बराबर थीटा हो गया। अब इतना समझ में आ रहा है कि थीटा बराबर क्या क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट करेंगे तो कॉट पुट ही नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री या 45 डिग्री, यही सब ना पुट कर सकते हैं। आप 30 डिग्री पुट करो यहाँ पे, tan 30 कितना होता है? 1/√3 प्लस 3 cot 30 मतलब 3 इंटू √3। क्या ये दोनों का जो समेशन होगा क्या 2√3 के बराबर होगा? मतलब मेरा कहना किसी भी तरह से ये 2√3 आ जाए तो इसमें से ये जाएगा तो 0 तो आ ही जाएगा, समझ गए? तो यहाँ ये नहीं, आप 60 पुट करके देखो। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, आप ज्यादा देखो, आप इसको बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब पहले आप पुट करके देखो। अगर 60 पुट करते हो तो बताओ tan 60 कितना होता है? √3 प्लस 3 इंटू cot 60 कितना होता है? 1/√3 माइनस 2√3, क्या बराबर 0 आ रहा है? तो बोलोगे हाँ सर, इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा, तो √3 प्लस √3 2√3 माइनस 2√3 है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक मिनट, हाँ देखिए, तो यहाँ भी 2√3 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब थीटा बराबर 60 पुट करना है। थीटा जैसे 60 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cosec 60 कितना होता है? 2/√3, तो 2 दूना 4/3, क्लियर। और cos 60 कितना होता है? 1/4, 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16 प्लस 3 और 4 तिया 12, ठीक है। इसको इससे कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 आ गया, 4 चौक 16 और 3 का 3, 19/12 आ गया ना। तो आंसर आपको 19/12। अब कहोगे सर इसको बनाते कैसे? तो देखो कैसे बनाते। tan थीटा प्लस 3 बाई cot थीटा क्या लिखते हैं? tan थीटा माइनस 2√3 बराबर 0। अब tan सबको मल्टीप्लाई कर दो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 2√3 tan थीटा बराबर 0। अब बताओ ये कैसा बन गया? tan थीटा को x पुट कर दो तो x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम tan थीटा निकालते, कितना मुश्किल होता ना, वो tan थीटा आपको आता √3 के बराबर, समझ गए? फिर आप कहते कि 60 डिग्री होगा, देन ये आंसर आता, समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? बोला 2015 से 17 तक विद्यालय R से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या, ठीक है। तो 2015 से 17, 3 साल, 15 16 17 बोल रहा है R से,
उत्तीर्ण होने वाले, तो ये हुए हैं 15, ये 16 और ये 17 का औसत संख्या। ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं। तो आर वाला बोलो कि पास कितने हुए हैं आर से, सबको जोड़ दे। 8 4 12 5 17 के 7 बाकी 1, 8 1 9 2 9 18 18 8 26 के 6 बाकी 2, 2 चौके 8। अब बट्टे 3 करोगे तो 8 6 14 7 21 लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 289 रुपया। समझ गए। अब देखिए फिर क्या बोला, 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर x है। तो 2015 ये वाला है और बोला है किस में, क्यू में, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 320 है, 320, और इसके बीच का डिफरेंस जो बोल रहा है x है। तो बताइए डिफरेंस कितने का आ गया, 89 है तो 11 उधर और 20 इधर, तो 31 हो गया। ठीक है, घटाओगे तो 31 आ जाएगा ना, 20 10 30 31। तो आपको बोल रहा है तो आंसर x का मान किसके बीच में होगा, तो आप देख रहे हो 30 और 31 किसके बीच में, 30 और 35 के बीच में ही तो होगा। समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको एक चीज पता है, देखिए क्या बोला है आपको, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर होने के बाद आपको दोनों का एरिया बता दिया। समझ गए। और आपको बोला है कि निकालने एसी बताओ। अब देखना ध्यान से, अब आपको पता है ना कि एरिया बराबर क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। तो हमको बताओ कि ट्रायंगल जो पहला वाला है, इसको पहला मान देते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो इस दोनों का अगर साइड 1 और साइड 2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, √A1/A2 करना पड़ेगा। और यहीं पे है ये एरिया का, आपको एरिया का वैल्यू दिया गया है। तो आप बताओ साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, तो A1/2 कितना है, 16/25। तो आप बताओ S1/S2 कितना आ गया, 4/5। तो ये था आपका ABC का, और ये किसका था आपका RPQ का। आपसे पूछा किसके बारे में, देखो साइड्स का रेशियो मुझे आ गया है, आपको पूछा AC का मान। तो AC कहाँ है, ऊपर है, ABC तो हम ऊपर माने थे, देखो ऊपर है ना, और PQR नीचे माने तो AC ऊपर रख लेते हैं। अब आपको देखना क्रोस्पोंडिंग साइड्स AC के, तो पहला और दूसरा लास्ट वाला लिए हैं, तो यहां से भी पहला और लास्ट वाला लेंगे, तो RQ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो 4/5 AC बटे RQ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 6, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बताओ कितना हो जाएगा, तो AC बराबर आप कहोगे सर 6 चौके 24/5 कर दीजिए, 4.8 आ जाएगा। तो AC यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स का स्क्वायर S1/S2 का स्क्वायर उसके एरिया का रेशियो होता है, यही पढ़े हैं ना। ठीक है, या फिर एरिया का रेशियो जो होता है साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अभी हम थोड़ा तेजी से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारा कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहला बात तो क्लियर कर लीजिए कि पहले आप अगर अभी तक मैंने कितना शिफ्ट करा रखा है, 18 शिफ्ट करा दिया है, ये 3 शिफ्ट सिर्फ बाकी है, और 18 शिफ्ट में इतने बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो ये बढ़िया ये चीज है कि अगर आप पूरा का पूरा 21 शिफ्ट कर जाएंगे ना, तो आप समझ जाओ कि पूरा जो मैथ्स जिसका आता है क्वेश्चन एसएससी में, वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला कि कोई ग्राहक 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदना चाहता था। ठीक है, कोई बात नहीं। दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, एक पे 25% की छूट देता है, ठीक है, या कि एकल छूट देता है, मतलब एक बार सिर्फ 25% का छूट दिया। समझ गए। और दूसरी बार क्या हुआ, वो 14% और 12% के दो क्रमागत छूट, कैसे क्रमागत छूट, लगातार जो छूट होता है वो देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर और कितना बेहतर है, बस। तो आप दोनों छूट के बाद देख लीजिए कि कितना रुपए में बिक रहा है, उससे पता चल जाएगा कि आखिर में कौन सा छूट बेहतर था। तो आप बताइए पहला वाला 10,000 रुपए है ना, तो इस पे कितने परसेंट छूट दिया, 25% का फर्स्ट बार निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 25 में तो 75/100, तो ये कटेगा, देखो 75 रुपए में ये बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। दूसरा देखो 10,000 रुपए था, ठीक है, 14% छूट दिया तो 86/100, 100 में से घटा के वो करते हैं 14, और 100 में से 12 घटाएंगे तो 88/100, तो 4 जीरो, ये 4 जीरो चला गया। अब आप इसको निकाल लो, तो 8 6 48 के 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 8 64 4 68, तो 6 8 8 8 और 6 बाकी 1, 6 7 15 5 बाकी 6 1 7, तो ये हुआ 7568। आप बताओ अच्छे से, तो किसमें दुकानदार को फायदा है, 10,000 को रुपए 7500 में बेचेगा, या 10,000 को रुपए आपको
7568 में। तो ये बोल रहा है ग्राहक के लिए, ग्राहक जो गया, समझिएगा मेरी बात, ग्राहक जो गया, किसको, ग्राहक को क्या चाहिए, कोई भी सामान कम दाम में, तो किसमें उसको फायदा हो रहा है, पहले वाले में। तो पहला, क्योंकि देखिए ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है ये बोल रहा है, ठीक है। तो ग्राहक के लिए बेहतर है, लेकिन कितना रुपए का बेहतर है, तो 7500 रुपए इसमें आ रहा था, 7568 इसमें आ रहा था, तो डिफरेंस कितने का है, 68 का। 68 रुपए का इसको फायदा हो रहा है। अगर वो दूसरे छूट से जाता तो उसको 68 रुपए ज्यादा देना पड़ता। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, पहला। चलिए अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी में ऐसे कर लो, ठीक है। देखो ए बी और सी, क्लियर। तो बी पे समकोण है, तो कॉट ए बराबर कह रहा है 1/2। आप बताओ कॉट ए ये है, एंगल इसके बारे में बोल रहा है, और कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस कौन है, ए बी, तो एक ये हो गया, तो सामने परपेंडिकुलर 2 हो गया, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, तो ये हो जाएगा √5। समझ गए। अब अच्छे से ध्यान देना, जिस एंगल के बारे में बोलेगा पहले उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसको पुट करेंगे। अब देखो, आप ध्यान से, साइन ए बोला है, मैं अच्छे से बता दूं, साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस √5 है, तो 2/√5। अंदर में कॉस सी बोला है, इसके लिए अब बोल रहा है, ध्यान से, इसके लिए। तो सी कॉस सी मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसके लिए क्या है, कॉस सी के लिए, इस एंगल के लिए बेस 2 है और हाइपोटेनस √5 प्लस कॉस ए बोला है, इसके लिए कॉस ए के लिए, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो कॉस ए ना बोल रहा है, तो ए के लिए बताइए, इस एंगल के लिए, तो कॉस में बेस होता है और हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस मेरा 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस √5, यही हो जाएगा बटे। देखिए फिर कॉस सी बोला है, तो कॉस से भी जस्ट निकाले थे, 2/√5। अंदर में साइन सी बोला है, तो साइन सी यहाँ के लिए, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर ऊपर लिखते हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला 1 हो गया, हाइपोटेनस √5 माइनस साइन ए यहाँ निकाले हुए हैं 2/√5, ये आ गया। अब देख लो सबको निकाल के, बराबर 2/√5, तो ये दोनों तो कट ही गया ना, हटाओ, 2 1 हटाओ इसको, 2 1 3/√5 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1/√5, ये से ये कट जाएगा, तो -3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, -3। क्लियर ना। चलिए अब देखते हैं, देखिए क्या होता है, आपको मैं बता दूं, अगर इस एंगल को देखते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और इसके साथ जो होता है वो बेस होता है, और ये तो हाइपोटेनस होता है, ये बस आपको ध्यान रखना, ठीक है। और साइन जो होता है मैं बता देता हूँ, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अब क्या कह रहा है कि ट्रायंगल सॉरी एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजाएं AB और DC को बढ़ाने पे E पे मिलती है और AD और BC को बढ़ाने पे F पे मिलती है। तो आप देखो यहाँ ये बना दिया मैंने सर्कल, देखिए AB को बढ़ाने पे, इसको हम मान लेते हैं AB, ठीक है, ठीक है, यहाँ इसको मान लो, सॉरी ये छोटा बन गया, ठीक है कर लेंगे, ठीक है, A B C और D मान लो, तो इसको जैसे ही बढ़ाते हैं आगे, तो ये जाके मिलती है E पे, सही है ना, ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज है, समझ गए। तो ए बी और DC को बढ़ाते हैं, जैसे बोले वैसे ही, ए बी मतलब A से B की तरफ भागेंगे, तो A से B की तरफ बढ़ाए हैं, और D से C की तरफ तो DC बढ़ाए, ठीक है। अब आगे देखिए AD, तो AD आपका कौन है, ये वाला, ठीक है, और BC, तो BC ये है, तो इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है, मिल नहीं रहा है लेकिन जबरदस्ती मिला देते हैं, क्लियर, ऐसे ऐसे, ठीक है, मिल गया। चलिए अब देखते हैं, तो इसको मिला दिए, तो ये कहाँ जाके मिलता है, F पे। अब देखिए क्या क्या चीज बोला, आपको बोला है ADE बराबर 80 डिग्री, अब इसी को हम रंग चेंज कर देते हैं, तो ये बोला है 80 डिग्री, तो आपको पता है ना ये 80 है, तो आप जानते हो आमने सामने जो होता है क्वाड्रेंटल, ये 180 होता है, तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 80 डिग्री, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, AED बराबर 50 डिग्री, ये बोल दिया 50 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आप वो बोल रहा है AFB, मतलब ये वाला बताओ कितना होगा, आप देखना अच्छे से कैसे निकालते हैं। तो 8 5 13, 8 5 13, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50 तो ये भी 50, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो ऐसे होता है तो ये एंगल बराबर होता है, तो ये 50 तो ये भी
50 हो गया, ये 80 है तो ये 100। तो आप बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एक ट्रायंगल में कितना होता है 180, तो 150 तो यही हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका सरलीकरण है, क्या इसको भी बनाना पड़ेगा? ठीक है, कर लेते हैं। देखिए 5 दिया, 15 1 16/5। ऐसे आप इसको घर पे ही करते हो ज्यादा बढ़िया है, अपने से कर 4 2 8 1 9/2 इंटू फिर 5 से 15 1 16/3 माइनस 1/8 और भाग दिया हुआ है, ठीक है, भागा 1/2 और ऑफ है 1/4। तो देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे, मतलब इतना काम पहले करेंगे, इतना काम फिर, और इतना काम फिर, सबको देखेंगे कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर ले, पहले ऑफ है ना, तो पहले ऑफ का काम होगा और वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16/5 इंटू दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तिया 9 और 2 8 16, तो 8 तिया 24, तो 1/24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखो यहाँ पे ऑफ वाला काम होगा, 4 दूनी 8 और 1/8 में भाग देंगे 1/8 से, तो ये 1 ही आ जाएगा, समझ गए? ये दोनों मिलकर 1/8 में भाग देंगे तो ये हो गया। अब आपको बच गया यहाँ पे, अब इसको बताओ कैसे कैसे लिख दे। पहले भाग का काम होगा 1/2 इंटू 8 इंटू 1/4, 4 4 कट गया तो 1 ही आया, और 1/4 से करेंगे तो प्लस 1/4, यही हो जाएगा ना। तो 4 छक 16, 4 छक 24, 8 से ही काट देते, 2 दूना 4 2 3 6, तो 2/15 यहाँ आ गया, माइनस 1 प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा। 15 चौक 4 दूनी 8, 60, 4 से कितनी बार लगेगा 15 बार में, तो 15। अब देखो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 60 में घटाएंगे तो 37, तो माइनस 37/60 कहाँ हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन पहले समझिएगा फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से, मतलब उसका चाल कांस्टेंट है, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किया होगा किसी से, मान लेते हैं भी से किया होगा, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है, मतलब पहले जितना रहा होगा उससे 5 बढ़ जाता है, तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, तो अपना सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितना समय में इतना को कंप्लीट करेगा, तो आपको कुल मिला के वो समय निकालना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मेरा अपना रहता तो हम जरूर एक बार अटेम्प्ट लेते कि आखिर 5 के डिफरेंस पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इसमें डिवाइड करें, क्योंकि देखिए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम देखते कि आखिर 450 में किससे किससे डिवाइड करें जो कि जिससे 1 घंटे का कमी आ जाए। हम देखें 50 से लग सकता है, क्योंकि देखिए 450 है ना, 450 से तो किससे आराम से भाग लग जाएगा 50 से, तो 50 से करते हैं इसको, तो 5 45 हो जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि 50 में मतलब कम या ज्यादा, 5 ज्यादा या 5 कम करके देखेंगे, तो 450 में 55 से तो लगेगा नहीं, 45 से लगेगा, तो 10 आ जा रहा है। अब बताओ आखिर पहले रहा होगा 45, तो उसको 10 घंटे लग रहा था, अब 45 में से 5 बढ़ गया, ध्यान से देखना, पहले 45 रहा होगा तो उसको 10 घंटे लग रहा था, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब उसको कितना लग रहा है 45 में 5 बढ़ जाने के बाद 50 लगने के बाद 9 घंटे, 1 घंटा कम लग रहा है ना, तो ये इस पे फिट बैठा, तो 45 ही आंसर होता, तो 45 को 315 में डिवाइड करते तो मेरा 7 आवर आ जाता और आंसर मेरा ये हो जाता, अगर हम अटेम्प्ट लेते तो, अगर दिमाग लगाते थोड़ा सा तो। अब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि ये नहीं लगाते, ठीक है, माथा नहीं लगाते, हम ये कह रहे हैं कि चलो प्रॉपर तैयारी से चलते हैं, जैसे बेसिक से होता है 450, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मान लेते हैं v, ठीक है। तो बाद में समय कम लगा है या ज्यादा लगा ये बताइए, 450 अपॉन बाद में v+5 हुआ है, v+5 हुआ है, तो समय जब ज्यादा जब आपका स्पीड बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, टाइम कम लगता है, तो यहाँ पे ही 1 होगा, तो बराबर इसको कर लेते हैं। आप बताइए सही लिखे है ना, पहले इतना समय लग रहा था, समय इतना लग रहा था, अब उससे उसको अब उसको 1 घंटा कम लग रहा है, तो आगे वाले में 1 घंटा जोड़ दिए, सही है। अब इसको बस आप सॉल्व करते, सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इसको इधर लाते 450/v माइनस 450/v+5 बराबर 1, तो ये 450 उठा के यहाँ पटक दो, फिर कॉमन आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो v+5 माइनस v इंटू v+5 बराबर 1/450,
50। ये दोनों तो कट ही जाएगा। आप देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1/v इंटू वी प्लस 5 बराबर 1/450 इंटू 5। अब किसी भी तरह से इसको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि इस दोनों के, देखो इस v और v प्लस 5 के बीच का अंतर कितना है, 5। इसको भी इसी तरह से हमको अरेंज करना है। तो बताओ यहाँ तो 45 इंटू 10 450 होता है, वो 10 5 के पास भेज दो, 1/45 इंटू 50 कह सकते हैं ना इसको, इस पूरे को बताओ। तो पता चल गया कि v 45 हो गया और v प्लस 5 50 हो गया। तो v मेरा कितना आ गया 45। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 315 और 45 से भाग दोगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो 7 आवर मेरा आंसर है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मेज की ऊपर सतह पर समबाहु त्रिभुज का आकार है। समबाहु मतलब क्या होता है, सब भुजा समान। मान लो ए है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया गया, तो मेज की प्रत्येक भुजा बताएं, मतलब ए बताएं। तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और यही आपको दिया हुआ है 9√3, √3 से √3 गया तो ए स्क्वायर बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो 9 चौक 36, तो ए बराबर 6। ठीक है, आंसर 6 हो गया। था ना बहुत आसान। चलिए आप देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, x प्लस 1/x दिया हुआ है और x स्क्वायर ये बोल रहा है, तो आपको पता है इसके बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। सस्ते 49 में से 2 गया तो 47, क्योंकि इतना बराबर a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ अगर माइनस होता, ये अगर माइनस होता तो यहाँ हो जाता +2। समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं। समझ गए। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन जो बोलेगा उसको देखेंगे। ठीक है, बोला ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, एओ को निर्मित करने पर यह वृत्त से पी बिंदु पर जाकर मिलती है। बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। यदि एंगल बीसी ये पता है तो डीएपी। देखिए ऐसे तो पता चलेगा नहीं, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक, ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ डाल देते हैं ए, यहाँ डाल दो ऐसे करके। ठीक है, ये मान लो आपका सेंटर है। समझ गए। तो यहां से ये गया, ये ए बी सॉरी सी। ठीक है, ये थोड़ा फिगर गलत बन गया, मैं इसे ठीक कर लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। देखो अगर ये हमारा सर्किल है, क्लियर, तो अब ए बी सी बनाना है ना, ए बी सी। ठीक है, यहां आपका सेंटर हो गया। ओके, ए बी और ये सी। समझ गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है ए ओ, तो सेंटर हमारा ओ है, इसको बढ़ा दो। ए ओ को बढ़ाने पे ये पी पे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोल रहा है बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पे कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी से, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये मिल गया डी और ये परपेंडिकुलर है। अब आपको बोल दिया कि ए बी जो है ये है आपका 68 डिग्री और एंगल सी बोल दिया आपको ये है आपका 52 डिग्री। आपको डीएपी पूछा है, डीएपी आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, देखिए ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। समझ गए, ये दिख रहा है डीएपी, ये वाला एंगल पूछा। अब आपको ये निकालना है, किस तरह से निकलेगा ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए डीएपी बोला है तो आपको क्या करना होगा कि इसको आप मिला दो यहां से। ठीक है, मिला दिए अच्छे से, ध्यान से, जरा सा भी चूक नहीं होना चाहिए। क्लियर। देखिए ये इसको मिला दिए। अब हमको एक चीज बताओ, पहला चीज क्या, कि जो कोई सर्किल होता है उसमें डायमीटर कहीं भी एंगल बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री। तो हमको बताओ कि एपी डायमीटर है या नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ए और पी जो है सेंटर से गुजर रहा है, डायमीटर होता है। तो वो जो है टोटल यहाँ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये 52 है, अगर ये 52 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, देखते हैं, अगर ये 52 है तो ये 48 डिग्री हो गया। तो अगर ये 48 डिग्री है तो अब एक और चीज आप जानते होंगे कि कोई भी जो दो एंगल होता है ये दोनों सेम बनाता है। ठीक है, आप बताओ यहाँ जो बीपी है, ध्यान से, बीपी जो ये सी पे भी बना रहा है और ए पे भी बना रहा है,
तो ये 48 तो ये भी 48 होगा या नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। ये 48 तो ये भी 48 हो जाएगा। आप हमको एक चीज बताओ ध्यान से, ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो ये 90 डिग्री है आपका, ये 48 है, 6 4 10 और 8 दूनी 16, 116 हो जाएगा। और इसमें जब आप ये 90 डिग्री जोड़ोगे तो ये तो खुद ब खुद यहाँ 206 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो आपको मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ 116 डिग्री आया, आपको ये निकालना है, ये 90 है, तो आप बताओ यही खुद 180 से ज्यादा चला गया, तो ये फिगर मेरा सही था, नहीं था। क्योंकि बताते हैं सब लोग जो फिगर बनाते हैं, जब भी बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम यही बनाते हैं, हम भी यही पहले बनाए थे, बट ये फिगर गलत था। क्यों गलत था आपको मैं बगल में बना के बताता हूँ, इसलिए मैंने पहले गलत फिगर बनाया है, समझ गए, ताकि आप भी अगर इस तरह से अगर आ जाता है कभी तो घबराना नहीं है। एक मिनट, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, इसके अपोजिट फिगर और क्या बन सकता है वो बनाना है। देखिए जैसे ये अगर हम बनाते, ध्यान से देखना, और ये हमारा बीसी होता, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था क्योंकि इसमें गलतियां करते हैं लोग, ठीक है। ये मान लो ए रहता, समझ गए, तो देखिए यदि यहाँ ए होता, ठीक है, देखिए हाँ यहाँ अगर ए होता, अब आपको क्या कह रहे हैं कि यहाँ ओ इधर है तो आप परपेंडिकुलर इधर कर लो, और सेंटर तो यहाँ भी हो सकता था ना, तो सेंटर यहाँ से इसको यहाँ गिरा लो। अब देखो ये हो गया ए पी, ये हो गया ओ, ये हो गया डी, समझ गए, तो ये हो गया आपका 68 डिग्री, ये हो गया आपका 52 डिग्री। अब देखना कैसे क्वेश्चन बनता है, अब जो काम उधर किए थे, ठीक है, वो काम इधर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, अब जो काम यहाँ करने वाले थे वो काम यहाँ करेंगे। अब बताओ मुझे कि अब इधर पी से, इस बार क्या सी से मिलाए थे, इस बार इधर से मिला, इसको इससे मिला दो। अब बताओ यहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एपी हमारा यहाँ भी डायमीटर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। अगर अब एक चीज बताओ, अगर ये 22 हुआ, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये 22 हुआ तो ये एक है कि नहीं कॉर्ड, ठीक है, तो कॉर्ड जो बी पे बनाएगी 22 डिग्री वही ए पे भी बनाएगी, लेकिन इस कॉर्ड के साथ कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक, कितना हो जाएगा 22 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और चीज देखना यहाँ पे, ये अगर 90 डिग्री है तो ये और ये एंगल भी 90 होना चाहिए, तो ये 68 है तो ये भी 22, समझ में आया आपको, ठीक है, ये 22 हो गया। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, तो अब बताओ कि 68 और 52, अब टोटल मिलके 180 होना चाहिए, एंगल एबीसी का सारा एंगल क्या होना चाहिए 180, तो अब देखो 68 डिग्री एंगल बी, एंगल सी 52 डिग्री, और ये 22 और ये 22, 22 और 22, और ये वाला को मान ले रहे हैं x, तो प्लस x, ये सब मिल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये सब जोड़ के बताओ कितना होगा, तो 6 5 11 और एक 12, 120 डिग्री, 22 दूना 44, तो 164 हो जाएगा। तो आप बताओ 164 में क्या जोड़ेंगे, तो वो 180 होगा, तो आपको पता चल गया 16 डिग्री। या फिर आप क्या करते कि किसी एक ट्रायंगल में, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल में क्या करते आप कि ये दोनों एंगल पता था, आप दोनों को जोड़ के 110 हो जाता, समझ 120 होता, सॉरी ये 120, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था 60, तो 22 होना 44 है तो 16 ये हो जाएगा, तो एंगल आपका आ गया। तो बस ये समझाना था, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही आसान है, बोल रहा है 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 75 इंटू एसपी बराबर 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 इंटू सीपी, तो अब काट दो, तो 25 से 15 25 75 15 चौक 60, तो सीपी बाय एसपी कितना आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा आपका सीपी बाय एसपी, तो 5/4, मतलब इसको क्या हुआ है, हानि हुआ है 5 पे 4 का, ठीक है, 5 रुपए का सामान 4 में बेचा है तो हानि हुआ एक, तो ये हो जाएगा, और हानि कितने का हुआ है, एक का, कितने पे 5 पे इंटू 100, तो 20% का इसको हानि हुआ है, तो आंसर आपका कौन सा आ गया, थर्ड। अब देखो यहाँ पे, चलो अब देखो सेक स्क्वायर है, ये चीज दिया हुआ है, तो कॉसेक अल्फा किसका होता है, ये बता सकते हो, कॉसेक अल्फा किसका अपोजिट होता है, तो आप बोलोगे सर साइन अल्फा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो आप बताओ यहाँ क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो 1/cos स्क्वायर अल्फा। अब बताओ 1/cosec क्या हो जाएगा, यहाँ देखो cosec बराबर 1/sin होता है, तो 1/cosec बराबर sin अल्फा, तो 1 + sin अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा इसमें 1 - sin अल्फा। आप बताइए 1/cos स्क्वायर अल्फा
और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 साइन क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा। आप जानते ही होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों कट गया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्या हो गया कि ये दोनों कट गया, तो आपको कितना आ गया आंसर? 1, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप ये जानते होंगे ना अच्छे से, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्या बोल रहा है भाई। देखिए क्या बोल रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप संयोजित करने पर निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 9500 की राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो उसी अवधि में उसी राशि पर 2 गुना ब्याज दर लगाने पे साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो पहले तो मतलब इसका क्या अर्थ हो गया कि आपको रेट निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो आप जानते हो कि a बाई पी बराबर क्या होता है? 1 प्लस आर बाय 100 के पावर टाइम, मतलब टाइम पीरियड नॉट टाइम, ठीक है। अब देखो a मेरा क्या है? अमाउंट। अमाउंट मेरा क्या है? 11495। p मेरा क्या है? 9500 बराबर 1 प्लस आर बाय 100 और टाइम कितने की बात कर रहा है? ये 2 साल से। यहां से हम रेट निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। देख रहा है नीचे 95 19 से लगता है तो ऊपर भी लगेगा। 19 छक 54, 19 छक 114, 0 1995, 1995 500। अब किससे लग जाएगा ये बताइए? 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो 100, 5 से लगाएंगे तो 121। तो कुल मिला के जब इसका ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनेगा, तो 1 प्लस आर बाय 100 आपका आ जाएगा 11/10, ठीक है। 11/10, ओके। और सही है 11/10। इसको लिखेंगे कैसे? 1 प्लस 1/10। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 तो यहाँ है, यहाँ भी है, नीचे 100 होना चाहिए, यहाँ 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो। आर कितना हो गया? 10%। तो आपको 10% आ ही गया। तो आपको बोल रहा है 9500 पे, तो 9500 प्रिंसिपल इंटू 2 गुने ब्याज पे, तो ब्याज पहले 10% था, अब 20% इंटू उसी अवधि में। तो अवधि कितने साल का था? टाइम 2 साल का, सॉरी, बाय 100। इसको काट दिए, तो 2 दूना 4 और 95 को 2 से करेंगे, 4 बार करेंगे 380, तो ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3800 रुपए। आसान था ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए 3 अंकों वाली संख्या ABC, CAB और BCA का योगफल किससे विभाज्य नहीं है? अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा सर इसको कैसे जोड़ेंगे। अच्छा ये थोड़ी बोला है कि ABC को आप कुछ मान सकते हो, लेकिन हाँ ABC अलग अलग है, तो हम 1 2 3 मान लेते हैं। 1 2 3 आप सबको जोड़ो, 1 2 3। अब C क्या है? मेरा 3 है, और AB मतलब 1 2। हमने A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया और C को 3 मान लिया है। तो B को तो B2 C3 1 सबको जोड़ दो, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 3 2 5 1 6। अब चेक करो कि ऑप्शन के हिसाब से कौन से विभाज्य नहीं है। ध्यान से, नहीं है पूछ रहा है। A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा? 3 2 5 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 6। 6 से तो ये लगता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। जो 6 से लग गया वो 3 से भी लगेगा, कोई बात नहीं। 31 से लगा के देखो 666 को, क्या ये लगता है? 31 दूना 62, तो 46 आ जाएगा, ठीक है। नहीं लगेगा ना, तो आंसर यही हो गया। 37 से लगता है क्या? 37 से लगा के देख लो 666 में। 37 दूना 74, 37 इकाई 37, तो 9 और 5 में 3 गया 2 6, तो 6 8 बार में लगाओ, 8 बार 296 आ जाएगा और ये कट जाएगा, मतलब इससे भी लग रहा है। तो किससे नहीं लग रहा है? विभाजन नहीं हो रहा, तो 31 से। तो ऐसे आपको मन है तो ABC को आप 2 3 4 भी मान सकते हो, आपको मन है तो 5 7 9 भी मान सकते हो। आप कुछ भी मानोगे उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, आपको यही आंसर आएगा। समझ गए ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो क्या बोल रहा है, नीचे दी तालिका में 4 सर्म लगा के पेड़ों की संख्या दर्शाती हैं। तो कोई बात नहीं। अब आपको बोला क्या है? 2017 में चंडीगढ़, 2017 में चंडीगढ़ 2500 और 2020 में कोलकाता। 2020 ये है और कलकत्ता के सामने वाला 17 में। कुल संख्या कितनी है? दोनों को जोड़ दो तो 50 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। और 17 25 42 हो जाएगा, तो 4250 ही है। दोनों जोड़ना था, आसान था। चलिए देखते हैं 23वां क्वेश्चन। सॉरी, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल ABC में AC की लंबाई AB की लंबाई से 2। ट्रायंगल ABC आप पहले बना ही लो, लफड़ा खत्म करो, ठीक है। तो बोल रहा है AC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने, तो A
इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, सही है, ठीक है। तो बोला ए बी की लंबाई के 2 गुने, तो ए बी की लंबाई x मान लेते हैं, तो 2 गुने मतलब 2x से 4 सेंटीमीटर अधिक है कौन, ए सी, सॉरी ए सी के बारे में बोला, तो 2x + 4 हो जाएगा, सही है ना। तो जो AC की लंबाई AB की लंबाई से 2 गुना से 4 अधिक है, ठीक है। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुना से, तो 3 गुना से 4 कम है, 4 कम, आपको सब पता चल गया सॉरी। यदि ट्रायंगल ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर, आप तीनों को जोड़ दो, वो 60 के बराबर होना चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल बतावे। अब देखो पहले हम x तो निकाल लें, है कि नहीं। आप सबको जोड़ोगे तो +4 -4 खत्म ही हो जाएगा, और 3x 2x और 1x 6x, तो 6x का वैल्यू आपको 60 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अब इस हिसाब से बताओ सब कितने हो जाएंगे। तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 4 24, और 10 तिया 30 में से 4 गया 26, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो जब भी आपको किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल बोलता है तो आप इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो कि हम चेक कर लेंगे कि कहीं वो ट्रिपलेट्स तो नहीं बन रहे हैं, कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें चेक कैसे करेंगे, तो आप बताओ कि इस ये बड़ा वाला है तो ये हाइपोटेनस होना चाहिए, हाइपोटेनस। तो अब चेक कर लेते हैं, तो हाइपोटेनस और ये 24 दोनों का स्क्वायर का माइनस कर लें, इसके स्क्वायर बराबर होना चाहिए 10 के स्क्वायर के बराबर, तो 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों घटाओ, 26 24 50 और दोनों 5 गुना 100, क्या 10 के स्क्वायर बराबर होता है, तो हाँ, तो ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हाइपोटेनस है, मतलब ऐसे करके है 26 24 और 10, तो हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 24, 2 से काटोगे तो 5 24 बचे 120, आंसर कौन सा हो जाएगा 120, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आपको कि ए कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ए बी सी, कुशल मतलब होता है उसका एफिशिएंसी, मतलब बी की एफिशिएंसी ए से 25% अधिक है, सही है। तो ए को हम मान लेते हैं 4, तो 4 का 25% 1 होता है, तो बी कितना हो जाएगा 5, और सी बी की तुलना में 50% कुशल है, तो सी जो है 50% कुशल है, तो 5 का 50% 2.5। अब एक बात बताओ, क्या 2.5 सही लग रहा है आपको, हमको तो बिल्कुल नहीं ठीक लग रहा, आप बताओ, नहीं लग रहा है ना। तो आप ये, चूंकि ये सब रेशियो में होते हैं, जब परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसको 4 दूना 8 लिख लो, इसको 5 दूना 10 लिख लो, और 2.5 को डबल करेंगे तो 5 हो जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 8 का निकालोगे 25% 2 होगा, 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, अभी भी सब कुछ सही है, बस मैंने उससे डिजिट में निकाल लिया। आप बताओ ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे थे, 11 दूना 22 23/2 दिनों में, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी। तो वर्क बराबर क्या होता है भैया, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है भैया 8, मैंने ए के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मिल जाएगा 8, इंटू टाइम कितना लगा है 23/2, 2 चौके 8, तो 23 इंटू 4, इसका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। आपको पूछा एबीसी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप चूंकि सबका मिला के बात कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है 23 इंटू 4, तो आप नीचे एफिशिएंसी भी सबका लिखोगे कि एबीसी है, तो सब जोड़ो तो 10 8 18 5 23, 23 से 23 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, यही आपका हो गया। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप बोल रहे हैं 23 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 12 संख्या का औसत इतना है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना है। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए, 12 संख्या क्या कर दिया निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा में आप जानते हो कि जब मैं 12, देखो टोटल कितना है 23 है, ध्यान देना, पहले मैं समझा देता हूं। तो 23 में जब 12 की बात करते हैं तो यहां तक 11 है और ये हमारा 12वां है, तो इसमें भी आ गया जब हम 12 की बात किए। और जब बोल रहा है कि और अंतिम 12 भी करेंगे तो उसमें भी ये 12 आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये से क्या हो रहा है कि जब हम दोनों, मतलब मैं कह रहा हूं कि शुरुआत से अगर 12 संख्या उसमें भी 12वां आ रहा है, लास्ट से कह रहा है तो उसमें 12वां आ रहा है, तो 12 2 बार आ जा रहा है ना। तो हमको 12वीं संख्या निकालेंगे कैसे, ये बताओ मुझे। तो क्या करेंगे कि यहां जितना टोटल आया है और यहां जो टोटल आया है, इस दोनों को यहां से टोटल निकाल लेंगे, यहां से टोटल निकाल लेंगे, ठीक है।
उसमें से ये वाला घटा देंगे पूरे को, तो हमको 12वां आ जाएगा। मतलब बताओ, बताते हैं 12th मतलब क्या होगा, पहली 12 संख्या का तो 12 इंटू 49 प्लस, और अंतिम 12 संख्या का तो 12 इंटू 54 में घटा दो 23 इंटू 51, टोटल घटा दिए। ठीक है, तो इसमें 2 बार आया था, तो चूंकि इसमें भी 1 बार है तो 2 में से 1 बार जाएगा तो 1 बार बचेगा। तो आप या तो ऐसे सिंपल समझ लें, तो 12 इंटू 49 और कितना हो जाएगा 103, 23 इंटू 51 तो बढ़ती है 36, 12 इकाई 12 माइनस 23 इकाई 23 3 बाकी 2 और 23 बचे 115 2 117, और इसको जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा 63। ठीक है, तो कुल मिला के जो 12th संख्या है वो 63 है। ये समझ में आया, कुल मिला के 12th संख्या क्या है 63 है। तो अगर 63 जा रहा है उसको निकाल दे रहे हैं, औसत कितना था 51, तो इसको 51 ले जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 51 से कितना ज्यादा लेके जा रहा है जिसकी वजह से पूरे पे कमी आएगी। तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, सब 51 था। अब अगर मान लो कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 2 2 था, अब एवरेज कितना है 2 ही है, एक 2 को लेके चल जाओ तब भी एवरेज कितना है, अब इस दोनों का एवरेज कितना है 2 ही है। लेकिन अगर मान लो ये 3 लेके जाता, ये 3 होता, ठीक है, तो मान लो ये 3 लेके जाता और यहाँ पे रहता आपका 3 3 3, एक मिनट को बता देते हैं आपको, 3 3 3 रहता, तो आप कहते हैं एवरेज 3 है। मान लो ये 3 की जगह 4 लेके जाता, तो यहाँ किसी ना किसी का 1 ले जाता, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 2, तो जो 1 लेके गया है उसी की कमी हो रही है टोटल। तो वही मैं कह रहा हूं, तो आप कैसे निकाले कि ये 1 ही ज्यादा लेके जा रहा है, तो जितना ज्यादा लेके जा रहा है उसको आप ध्यान दो। तो 63 था 51 होना चाहिए था, 51 लेके जाना, लेके कितना गया है 63, तो कितने का डिफरेंस ज्यादा लेके जा रहा है, तो 12 का, 12 इसका फर्क कितने पे पड़ेगा, तो 22 पे, कितने पे पड़ेगा 22 पे, क्योंकि बाद में बचे कितने हैं 22, और इतने की कमी महसूस होगी। तो आप बता दो 12 में अगर 22, तो 2 6 12 2 से 11, तो 11 से अगर 6 में भाग देंगे तो पॉइंट करेंगे तो 11 बचे 55 और 5 आ जाएगा, तो फिर 11 बचे 55, तो 0.55 की कमी आएगी। तो टोटल थी कितनी 51, 51 में 0.55 की कमी के बाद क्या आ जाएगा आंसर 50.45। समझ गए, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहीं पे हम खत्म करेंगे अपने सेशन को, हम मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में अगले शिफ्ट के साथ, 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट। आपको मैंने बार बार बोला आप पहले से ये शिफ्ट कहीं से लगा के आए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और क्या है, अगर आप क्वेश्चन जब मेरे साथ लगा रहे हैं तो आप इसको जरूर पॉज करके आप खुद से भी इसको बनाया कीजिए, फिर देखा कीजिए हम उसको कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। अगर इस शिफ्ट को जब मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत मुश्किल से कम ही लोग देखते हैं, ठीक है, क्लास जो होती है मतलब ठीक ठाक लोग देखते हैं, 50 के आसपास देखते ही हैं, लेकिन ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग तो जाएगा तो ज्यादा हम देखेंगे, तो मुझे भी ज्यादा इच्छा होगा ना कि आपके लिए और मेहनत करें, तो अगला वाला फिर कोई शिफ्ट लेके आएंगे आपके लिए, नया कुछ लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ज्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।